अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान अरशद। हम आपको नॉलेज इज पावर बाय RKL में खुशामदीद कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्राइब किया था मोनोसेक्राइड को इन सेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड इन सेंस ऑफ PMC टेस्ट। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज द ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड एज कंपेयर टू बुक PMC के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बुक के लिए है, क्योंकि इसमें से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं टेक्स्ट बुक के सेंस में और MCQs बनते हैं PMC की सेंस में। आज हम इन दोनों बातों को डिस्कस करेंगे और कंपाइल करेंगे ओलिगोसेक्राइड के टॉपिक को हमारे इस लेक्चर के अंदर। चले बेटा हम चलते हैं फिर अपने लेक्चर की तरफ। जरा देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की सेकंड कैटेगरी है जो कि बेसिकली थोड़े से नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट के मिलने से बनती है। यानी ये एक ऐसे ओलिगोसेक्राइड यूनिट्स हैं जो कि बेसिकली थोड़ी से अमाउंट में 2, 4, 5, जैसे कि हम यहां पर देखेंगे कि तकरीबन 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं तो उससे जो पॉलीमर बनता है दैट इज द ओलिगोसेक्राइड। अब जरा देखें, सॉरी, ओलिगोसेक्राइड बेसिकली रिपीटिंग यूनिट से या कुछ मोनोसेक्राइड यूनिट जिनकी तादाद 2 से 10 है, इनके जुड़ने से ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। हम देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज कि ओलिगोसेक्राइड को हम कंपेयर कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के साथ। देखें, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड की निस्बत कम मीठे होते हैं। दे आर लेस स्वीट कंपैरेटिवली विद द मोनोसेक्राइड। वो मोनोसेक्राइड की निस्बत थोड़े से क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ये उसकी निस्बत कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। इसकी रीजन हम आगे जाकर देखते हैं। जबकि अभी हमने बात क्या की थी कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अभी हमने कहा था कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो जब हम इसी ओलिगोसेक्राइड को जब क्या करेंगे, हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो इससे मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनेंगे। और ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स बन रहे हैं इनकी क्वांटिटी 2 से 10 होगी। यानी जब ओलिगोसेक्राइड वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये 2 से 10 यूनिट 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट बनाते हैं। अब ये MCQs के तौर पर आता होता है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेक्राइड प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। जबकि आगे हम बात कर रहे हैं कि जो टाइप्स हैं बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स की, ये ऑन द बेस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स के किसी भी ओलिगोसेक्राइड के अंदर कितने मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ रहे हैं और वो ओलिगोसेक्राइड बना रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द ओलिगोसेक्राइड। देखें, द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड इज अ डाइसेक्राइड। डाई मीन 2, सेक्राइड यहां पर मोनोसेक्राइड्स का जिक्र किया गया है। तो ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हों, या ऐसे, देखिए हम इसे 2 सेंस में कर सकते हैं कि या तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़कर जो कंपाउंड बना रहे हैं उसे भी हम डाइसेक्राइड कहते हैं, या जो कंपाउंड हाइड्रोलाइज होकर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट दे उसे भी हम क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। जैसे कि हम माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज इज अ कॉमन डाइसेक्राइड। ये कॉमन डाइसेक्राइड बना हुआ है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जो कि एल्डो शुगर्स हैं, जब ये दोनों जुड़ती हैं तो इससे माल्टोज बनता है। और जब माल्टोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 ग्लूकोज सब यूनिट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात हम करते हैं सुक्रोज की, जो कि मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन डाइसेक्राइड है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, या इन शॉर्ट दूसरी सेंस में कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। तीसरी सेंस में बेटा
लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज द थर्ड डाइसैकेराइड फाउंड इन अ मिल्क। हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये मिलकर बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड यूनिट से, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज जो होता है हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। तो इन शॉर्ट बेटा यहां पर एक एमसीक्यूज बनते होते हैं कि माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस में वो देंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइबोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरीके से वो 4 ऑप्शन देंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको ग्लूकोज या 2 ग्लूकोज लिखे हुए नजर आएंगे वो क्या होगा? माल्टोज का होगा। इन तीनों सेंस में वो हाइड्रोलाइज की भी आप भी कह सकते हैं कि माल्टोज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म, या वो ये कह सकते हैं कि विच मोनोसैकेराइड आर कंबाइंड टू फॉर्म माल्टोज। तो इन दोनों सेंस में ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखिए हम अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज अ ट्राइसैकेराइड, कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो वो हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करें। यानी ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जब जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि आपसे फेडरल और पीएमसी के एमसीक्यूज में पॉसिबल पूछी जा सकती है, रेफिनोज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ट्राइसैकेराइड है रेफिनोज। रेफिनोज जब हाइड्रोलाइज होती है तो हमें ये 3 सब यूनिट्स देती है। पहला सब यूनिट होता है ग्लूकोज, दूसरा सब यूनिट होता है गैलेक्टोज एंड तीसरा सब यूनिट होता है फ्रुक्टोज। तो देखिए इसने हाइड्रोलाइज होकर 3 सब यूनिट दिए, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो रेफिनोज है दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्राइसैकेराइड। ये ट्राइसैकेराइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ट्राइसैकेराइड है। कौन सा? रेफिनोज। इसी के से अब हम बात करते हैं टेट्रोज की या टेट्रासैकेराइड्स की। तो ये ऐसे होते हैं जो यील्ड करते हैं 4 मोनोसैकेराइड। ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। और टेट्रासैकेराइड्स की एग्जांपल है माल्टो टेट्राओज। देखें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माल्टो टेट्राओज। माल्टो मीन हमने पहले भी पढ़ा है, ग्लूकोज को कहते हैं, टेट्रा कहते हैं 4 को, कहते हैं शुगर को। यानी जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देता है जो कि डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आए। इसी के से 5 अगर यूनिट दे तो वो पेंटासैकेराइड्स होते हैं, अगर 6 दे तो हेक्सासैकेराइड्स होते हैं, 7 दे तो हेप्टासैकेराइड्स होते हैं, 8 दे तो ऑक्टासैकेराइड्स होते हैं, 9 सब यूनिट्स दे तो नोनासैकेराइड्स होते हैं और 10 दे तो डेकासैकेराइड्स कहलाते हैं। सो ऑन टू 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर दे रहे हैं तो 2 मतलब डाई और 10 से डेकासैकेराइड्स तक ये चेन है चलती रहती है। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है बुक की सेंस में, वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? हमने अभी बात की है कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं ये आपस में जुड़कर ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो कोई तो बॉन्डिंग्स होगी ना जो इन मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ रही होती है। तो वो जो बॉन्डिंग होती है जो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़कर आगे ओलिगो या पॉलीसैकेराइड्स बनवा रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखें हम इन शॉर्ट बुक वाली डेफिनेशन को देखते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं? कोवलेंट नेचर के बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। दरअसल ये एक मोनोसैकेराइड के कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन के दरमियान ईस्टर लिंकेज बनता है। इसे हम COC बॉन्ड भी कहते हैं। ये देखें, मैं यहां पर अगर आपको शो करवाऊं तो ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ये O लिंकेज पैदा हुआ है, ईस्टर लिंकेज पैदा हुआ है। तो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ईस्टर बॉन्ड है और ये कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होता है। अच्छा देखें, हमारे जहन में सिर्फ यही आता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। नहीं, ये बात गलत है।
कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि देखें, मैंने ऊपर डेफिनेशन में तो लिख दिया कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चे शायद ये सिर्फ यही समझते हैं कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये सिर्फ ग्लूकोज या एक मोनोसैकेराइड का मोनोसैकेराइड के साथ ही बन सकता है। नहीं, ये एक कार्बोहाइड्रेट का किसी दूसरे कंपाउंड के साथ भी बन सकता है। कंडीशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के पास तो OH होता ही है, लेकिन जो अगला कंपाउंड है उसके पास भी क्या होना चाहिए, फ्री OH ग्रुप होना चाहिए। देखें, मैंने अभी ये बात दोबारा बता रहा हूं, देखिए यहां पर लिखा भी है मैंने कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज जनरली नोन टू बी फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। अमूमी तौर पर हम ये जानते हैं कि मोनोसैकेराइड के दरमियान क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। बट थिंग टू बी लिसन, जो सुनने की बात है, इज दैट द कार्बोहाइड्रेट यूनिट आल्सो फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद अदर ग्रुप्स। ये कई और कंपाउंड्स के साथ भी क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है अल्कोहल्स। जैसे आपको पता है अल्कोहल के पास भी क्या होता है, OH ग्रुप होता है। इस वजह से इसका जो OH ग्रुप है वो इसके OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। अब जरा देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है। यहां पर देखें कि जब दो मोनोसैकेराइड्स आमने सामने आते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इनके रिएक्ट करने से इनकी रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। देखें, जब दो कार्बन आमने सामने आते हैं तो इन कार्बन के OH ग्रुप जब आमने सामने आते हैं तो एक कार्बन एक्ट कर रहा होता है, यहां पर बेसिक OH दे रहा होता है और दूसरा H दे रहा होता है। जब एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में वाटर रिलीज होता है। उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। इस वजह से अब हम किसी भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि कोई भी पॉली हो या ओलिगोसैकेराइड हो, जब भी वो बनते हैं तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। और जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो ये लाजिम बात है, ये फर्ज बात है कि एक तरफ से OH रिमूव होगा, दूसरी तरफ से H रिमूव होगा और वाटर की सिंथेसिस होगी और वाटर रिलीज किया जाएगा। तो वाटर का निकलना बेसिकली क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। और जो इसके रिजल्ट में कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसिस हो रही है। इस वजह से हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन को दूसरा नाम क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन इज बेसिकली द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखें, यहां पर OH आया, यहां पर OH सामने आया, यहां से OH, यहां से H निकला, तो ये चले गए। अब यहां पर देखिए इस कार्बन का अगर मैं इसे रिमूव करूं, ये देखिए इसको अगर मैं रिमूव करूं तो यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। यहां पर इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है, यहां पर इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है। ये देखिए इस ऑक्सीजन का बल्कि एक बॉन्ड खाली है। तो अब ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड किसके साथ बना लेती है, इस कार्बन के साथ बना लेती है। जब ये बॉन्ड बनाती है तो ये जो अब COC लिंकेज डेवलप हुआ है, ईस्टर लिंकेज डेवलप हुआ है, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ये देखिए इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियर हुआ होगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या किसी भी सैकेराइड का बनना बेसिकली क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। अच्छा, अब पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल्स कोट की गई हैं कि हमारे पास 3 तरह के डाइसैकेराइड्स हैं। पहला है माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है लैक्टोज। अब हमें ये तो पता है कि माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन पीएमसी के सेंस ऑफ व्यू से हमें इनके आइसोमर्स को भी देखना है, इनके दरमियान बनने वाली ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग्स को भी देखना है। जरा देखें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शुगर है हमारे पास वो है सुक्रोज। सुक्रोज एक क्या है मेरे बेटा, डाइसैकेराइड है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर से क्या मुराद होती हैं।
आपको पता है कि ऐसी शुगर्स होती हैं जो दूसरों को रिड्यूस करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो ये देखें, ऐसी शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, तो वो क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। जैसे कि गैलेक्टोज, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि राइबोज, जैसे कि फ्रुक्टोज, जैसे कि जाइलोज, जैसे कि ग्लाइसरल्डिहाइड। ये 4 से 5 या 6 शुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड हैं, जो कि क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो एमसीक्यूज पर भी आ जाता होता है कि इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। वो 3 रिड्यूसिंग शुगर दे देगा, एक सुक्रोज का नाम दे देगा। तो ये क्या होगी? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्यों होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। जबकि आपने ये नाम याद रखने हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, जाइलोज और ग्लाइसरल्डिहाइड, ये सारी क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। दूसरी बात, सुक्रोज के पास क्यों हम इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहां पर देखें, ये एल्डिहाइडिक जो ग्रुप हैं, ये बेसिकली क्या हो चुके हैं? यूटिलाइज हो चुके हैं। दे डोंट हैव एनी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। इनके पास ना ही कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही इनके पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। इस वजह से हम क्या कहते हैं? सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जरा देखें, हम कहते हैं why sucrose is non-reducing? Because the reducing group of glucose and fructose are used in a glycosidic linkage, so having no free aldehyde or a keto group. देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि why sucrose is a non-reducing sugar? तो हमने कह दिया है भाई, इसके दरमियान एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो हैं वो यूज हो चुके हैं किस बनाने में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। इस वजह से सुक्रोज के पास कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता। इस वजह से हम सुक्रोज को क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब जरा देखिए, हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो एमसीक्यूज में आते होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट डाइसैकाराइड है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया। लेस रिएक्टिविटी होती है क्योंकि इसके जो फ्री रिएक्टिव ग्रुप है वो कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप ही होते हैं। वो तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? यूज हो चुके हैं। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होती है और अपने लेस रिएक्टिव नेचर की वजह से ही हम इसको ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के तौर पर भी यूज करते हैं। यानी किसी भी प्लांट ने जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल उसने फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज बनाया, अब वो इसे ट्रांसपोर्ट करना चाहती है। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट। तो जब वो सोर्स से फूड को यानी ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना चाहती है किसकी तरफ? सिंक की तरफ, तो वो क्या करती है? पहले उस रिड्यूसिंग शुगर्स को कन्वर्ट कर देती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी सुक्रोज के अंदर। क्योंकि सुक्रोज लेस रिएक्टिव है तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से हम इसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट, प्लांट ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इसके अलावा ये स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी यूज हो जाती है। वैसे तो प्लांट में ज्यादातर जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, लेकिन लिक्विड स्टोरेज जो होता है जैसे कि फ्रूट में, वो बेसिकली किस फॉर्म में किया जाता है? सुक्रोज की फॉर्म में भी किया जाता है। अच्छा, अब जरा देखेंगे, अब पीएमसी के सेंस से हमने देखना है कि यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पैदा हो रहे हैं वो कैसे पैदा हो रहे हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? सुक्रोज को। सुक्रोज में 2 सब यूनिट हमने यूज किए हैं, अल्फा ग्लूकोज और इधर से बीटा फ्रुक्टोज। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर कार्बन नंबर 1, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन इसे हम कहते हैं, अगर इस पर OH ग्रुप ऊपर होता तो ये बीटा होता, लेकिन यहां पर सुक्रोज में कौन सी शुगर यूज होती है? अल्फा शुगर यूज होती है। तो पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखिएगा, मैंने टेबल में भी यहां पर जिक्र किया है कि सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज यूज होता है। पीएमसी के आता होता है कि सुक्रोज के अंदर एल्डो यूनिट कौन सा यूज होता है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ठीक है, या बोथ, या कोई भी ऑप्शन दे देगा तो क्या कौन सा यूज होगा? अल्फा ग्लूकोज यूज होगा। तो यहां पे देखिए, एक तरफ अल्फा ग्लूकोज, उसका कार्बन नंबर 1 सामने आ गया किसके? टू द कार्बन नंबर 2 ऑफ द बीटा फ्रुक्टोज। ये है कीटो शुगर, ये है एल्डो शुगर। तो जब एल्डो और कीटो आमने सामने आई हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, तो उनके कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। इस वजह से हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि यहां पर अल्फा ग्लूकोज है
और उसके कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान लिंकेज बना है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सुक्रोज में कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। आप जरा देखें, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये एमसीक्यूज के तौर पर सेंस में आ जाता होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं माल्टोज की तरफ कि माल्टोज क्या है। माल्टोज बेसिकली बेटा फाउंड इन सीरियल, ये हमारे अनाज में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई स्टार्ची फूड खाते हैं तो स्टार्ची फूड के डाइजेशन के रिजल्ट में माल्टोज बनता होता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, पीएमसी यूनिट के अंदर, कि ये कैसे डाइजेस्ट करता है स्टार्च या ग्लूकोज को, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब जरा देखें माल्टोज के अंदर कौन से 2 यूनिट यूज होंगे। माल्टोज के अंदर बेटा यूज होंगे 2 अल्फा ग्लूकोज। माल्टोज के अंदर कौन से यूज होंगे, 2 अल्फा ग्लूकोज। अल्फा मतलब OH नीचे। अब देखिए यहां पर 1 और 4 आमने सामने आए हैं, तो इनके दरमियान क्या बनेगी, बॉन्डिंग। ये देखिए यहां से OH, यहां से H, और एज अ रिजल्ट यहां पर आपको एक बॉन्ड नजर आएगा, दैट इज अल्फा 1,4, क्योंकि यहां पे कार्बन नंबर 1, यहां पर कार्बन नंबर 4 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। तो इस वजह माल्टोज के अंदर 2 रिपीटिंग यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूज होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है। तीसरा जो हम यूनिट देखने जा रहे हैं बेटा, जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आगे देखें, हमारे पास है लैक्टोज। इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है और एक एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट होती है। उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। क्योंकि जो लैक्टोज है, जैसे हमने लैक्टोजन दूध भी देखते हैं, नीडो बुनियाद के ऊपर भी लैक्टोजन मिल्क शुगर इसे कहा जाता है, ये मिल्क में पाई जाती है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, लैक्टेज है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें इसमें कौन से 2 रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो हमने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखने हैं। देखिए बुक के अंदर तो लिखा हुआ है कि बेसिकली लैक्टोज होता है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, लेकिन यहां पर हम बॉन्डिंग सेंस को भी देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आइसोमर कौन से यूज हुए हैं। तो यहां पर देखें गैलेक्टोज का भी बीटा आइसोमर है, ग्लूकोज का भी बीटा आइसोमर है, यानी 2 बीटा यूनिट्स, बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज, जब आपस में आमने सामने आते हैं तो यहां पर देखें बीटा गैलेक्टोज का कार्बन 1 का OH ऊपर है, बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH कहां है, नीचे है। तो इसमें देखें ये लिंकेज क्रॉस होता है, ऐसे ये जो लिंकेज क्रॉस होता है जिसके रिजल्ट में कार्बन नंबर 2 का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बेंड करके ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है और इस तरीके से एक क्रॉस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बीटा और बीटा यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें क्रॉस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो इस पूरे टॉपिक के पीएमसी सेंस को मैंने एमसीक्यू टेबल के तौर पे बनाया है, जिसमें आप इन तीनों डाइसैकराइड्स के यूनिट्स को सामने रखना है, देखना है। जैसे अब देखिए लास्ट टाइम इसे रिवाइज करते हैं, सुक्रोज बेसिकली एक डाइसैकराइड है और ये बना हुआ है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से, और इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा माल्टोज, माल्टोज एक सेकंड शुगर है जो कि माल्टेड फूड्स के अंदर पाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है इसमें। तीसरा है लैक्टोज, लैक्टोज बेसिकली इज द मिल्क शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज 2 यूनिट से आपस में जुड़ने से बनता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। होप सो मेरे बेटा आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम अपने पॉलीसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।